अनुच्छेद 41 में आवाज़ बंद हो गई थी, इसलिए इसको दोबारा से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अनुच्छेद 41 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य अपने विकास और आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के अंतर्गत इस बात का प्रयास करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार रोजगार मिल सके, शिक्षा प्राप्त हो सके, बेकारी, बीमारी जिसको बोलेंगे, वृद्धावस्था, अंगहीन होने की दशा में सार्वजनिक सहायता प्राप्त हो सके। तो ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 41 के अंतर्गत किया गया। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि राज्य अपने संसाधनों के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार रोजगार दे, शिक्षा का अवसर प्रदान करें, बेकारी जिसको बोलेंगे, बेकारी जिसको बोलेंगे कि मान लीजिए बेरोजगार है, उस अवस्था में, वृद्धावस्था में, बीमारी में और अंगहीन होने की दशा में सार्वजनिक सहायता दे। और इसलिए वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है तथा अंगहीन होने की दशा में आपको पता है कि मुआवजा यानी आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है। उसके बाद अनुच्छेद 42 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य काम के लिए यथोचित और मानोचित दशाओं का प्रबंध करेगा, कि काम के अवसर देगा, साथ साथ ही जब व्यक्ति काम करेगा, नागरिक काम करेगा, तो इस प्रकार का वातावरण राज्य द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा कि जो काम करने के लिए उचित हो। जैसे इसका उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे महिलाओं को रात्रि की शिफ्ट में काम नहीं करवाया जाए महिलाओं से, अथवा पुरुषों से काम करवाया जाए, तो उसके लिए पीने के लिए स्वच्छ पानी हो, छाया की व्यवस्था हो, और ऐसी उनको प्रावधान करेगा ताकि उनके स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव ना पड़े। तथा इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि राज्य इस प्रकार का व्यवस्था करेगा जिसमें स्त्रियों को प्रसूतावस्था में काम ना करना पड़े। अब प्रसूतावस्था बोलते हैं कि गर्भावस्था, बच्चा जन्म लेगा उससे 3 महीने पहले की अवधि और बच्चा जन्म लेने के 3 महीने की अवधि, कुल मिला के 6 माह की अवधि में उससे काम नहीं करवाएगा और उनको काम ना करने पर भी वेतन प्रदान करेगा। इस प्रकार अनुच्छेद 42 में प्रावधान किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 43 की। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य, इसको शॉर्टकट में हम समझ सकते हैं कि राज्य ये प्रावधान करेगा कि कृषि, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में लगे हुए, यानी असंगठित क्षेत्रों में और संगठित क्षेत्र में दोनों में लगे हुए लोगों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके। इसके अलावा उनका वेतन के साथ साथ जब वेतन अच्छा मिलेगा तो उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, और ताकि वे जीवन स्तर ऊंचा उठे तो अपने जो अवकाश के समय का उपयोग है, अवकाश का मतलब क्या है कि जब छुट्टी होगी तो उसका उपयोग वे सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, इसी में जो कि महत्वपूर्ण बात कही गई है इसी अनुच्छेद के अंतर्गत, वो ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 43 के अंतर्गत ये प्रावधान कहा गया है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। तो कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना की बात कही गई है। तो गाँव में जो छोटे छोटे उद्योग धंधे लगेंगे तो गाँव के लोगों को काम की तलाश के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। तो उसमें कुटीर उद्योग धंधों के प्रोत्साहन की बात कही गई है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत ही। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और है कि 42वें संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देश चल ही रहे हैं। आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देश जो चल रहे हैं, इनमें 2 नए तत्व जोड़े, जिसमें सबसे पहले दे रखा है कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता। तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और इसमें अनुच्छेद 39 के, कौन सा है? अनुच्छेद 39 के अंतर्गत इनको जोड़ा गया है। दूसरा है औद्योगिक प्रबंधन में या औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंधन मैनेजमेंट में कर्मचारियों की भागीदारी की व्यवस्था की गई है, और ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 39 के अंतर्गत।
अनुच्छेद 39 ख के अंतर्गत। तो ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है 2 नंबर का कि आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन से नए तत्व जोड़े गए हैं। तो यही आएगा, कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता और औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी की व्यवस्था। मैंने आपको जो मौलिक अधिकार बताए थे उस समय मैंने आपको आर्टिकल 22 बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गिरफ्तार व्यक्तियों को भी गिरफ्तारी की अवधि के दौरान कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण और उसको 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सहायता का तात्पर्य ये है कि अगर भी व्यक्ति खुद सक्षम है तो खुद के आर्थिक सामर्थ्य के हिसाब से कानूनी परामर्श प्राप्त कर सकता है, और यदि वे सक्षम नहीं है तो ये राज्य की ड्यूटी है कि वे अनुच्छेद 39 के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया था कि उनको कानूनी सहायता उपलब्ध करवाए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 48 की बात करते हैं। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा एवं कृषि और पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा। जो आपको पता है आजकल होता है कि आधुनिक तरीके से कृषि होती है, आधुनिक तरीके से आपको होता है यानी पशु का संचालन किया जाता है, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान की हम बात करेंगे, अच्छी किस्म के जो बच्चे उत्पन्न हो, गायों के अच्छे किस्म के बछड़े हों, भार ढोने वाले हों, दूध देने वाले हों, इस प्रकार कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था भी की जाती है, ठीक है। और गाय बछड़ों अन्य दूध देने वाले भार ढोने वाले पशुओं की नस्ल सुधारने और उनके वध को रोकने का प्रयत्न करेगा। यह अनुच्छेद 48 के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे दूसरे वर्ग की। पहले वर्ग की हम बात कर ली, इसमें बहुत अनुच्छेद हमने आपको बता दिया, अनुच्छेद 39 बता दिया, 41 42 43 बता दिया, 48 के बता दिया। इसके अलावा 39 के और खे का अध्ययन हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्ग की, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। इसमें आपको पता है सामाजिक और शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 44 की। अनुच्छेद 44 में एक समान आचार संहिता का प्रयत्न करने की बात कही गई है कि एक समान आचार संहिता, एक देश से एक जैसे नागरिक, एक यानी सब कुछ व्यवस्था, यानी कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान है, कानून सभी नागरिकों को समान रूप से संरक्षण करता है, तो एक जैसे नागरिकों पर एक जैसे कानून लागू होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ धर्म, जैसे हम मुसलमानों की बात करेंगे, ईसाइयों की बात करेंगे, तो जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान के माध्यम से संसद ने इन लोगों को अपने सामाजिक और धार्मिक जीवन के नियम खुद निर्धारित करने का अधिकार दिया था। इसलिए मुसलमानों को आपको पता है बहुपत्नीक प्रथा प्रचलित है और उनका शोषण किया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको पता है एक समान नागरिक संहिता भारत में व्यवहारिक रूप से लागू नहीं है, और इस दिशा में मोदी सरकार ने प्रयत्न किया है आगे बढ़ने का, जिसके संदर्भ में अब आपको पता 3 तलाक का मुद्दा पहले कोर्ट में गया, फिर कोर्ट ने संसद को ये निर्देश दिया कि वे कानून बनाए, तो मोदी सरकार ने संसद के माध्यम से कानून बना दिया गया। तो 3 तलाक अब क्या है, अवैध है। अगर 3 तलाक होता है तो उस व्यक्ति को कानूनी प्रावधानों के अनुसार दंड मिलेगा। इसलिए अब एक समान नागरिक संहिता का प्रयत्न करने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है। ये कंपटीशन यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो एक समान आचार संहिता या नागरिक संहिता कानून की बात करता है, तो अनुच्छेद 44 है। उसके बाद हम अगले अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और कानूनी अनिवार्य शिक्षा करने की व्यवस्था करेगा, और ये प्रावधान लागू भी कर दिया है इसको। सबसे पहले 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 2002 के माध्यम से क्या बनाया, मूल कर्तव्य बनाया। क्या बनाया, मूल कर्तव्य कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को उनके माँ बापों का एक कर्तव्य है कि उसे शिक्षा प्रदान करें। लेकिन अब इसको मौलिक अधिकार बना दिया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 86वें संविधान संशोधन अधिनियम
2010 किसके माध्यम से? 2010 के माध्यम से 2010 के माध्यम से, जिसको बोलते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन। और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को उसके अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाएगी, और ये कानूनी प्रावधान कर दिया गया है। अब अगर वे इस प्रकार का यानी बालकों को शिक्षा प्रदान नहीं करते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, और ये सारा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत किया है? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत किया गया है, जिसको बोलते हैं शिक्षा का मौलिक अधिकार, राइट टू एजुकेशन। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 46 की, जिसमें कहा गया है कि राज्य जनता के पिछड़े हुए वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति जनजातियों के शिक्षा और आर्थिक उन्नति का प्रयत्न करेगा और सामाजिक अन्याय से उनकी क्या करेगा? रक्षा करेगा। इसलिए आपको पता है उनको प्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया गया, सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया, जो पहले पाठ के अंतर्गत हमने आपको टेबल में बताया था। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजातियों की स्थिति को सुधारने के लिए 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन किया गया है, जिसको संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 47 की। अनुच्छेद 47 में प्रावधान किया गया कि राज्य का प्रमुख कर्तव्य होगा कि वे लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। अब जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, इसके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए विकास का प्रयत्न करेगा, और राज्य औषधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त ऐसे मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मद्यपान का निषेध की बात करता है? तो आर्टिकल वो 47 ही है, अनुच्छेद 47 है, जिसमें कहा गया है कि राज्य स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करेगा, और राज्य का ये प्रयत्न रहेगा कि औषधियों में जो मादक पदार्थ या द्रव काम आते हैं उनको छोड़कर अन्य पदार्थों पर क्या लगाएगा? रोक लगाएगा, मादक पदार्थों पर जो स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक हैं। उसके अलावा ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, किसके माध्यम से? 1976 के माध्यम से ये जो सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत एक नया तत्व जोड़ा, किसके? अनुच्छेद 48K के अंतर्गत, जिसमें कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने का प्रयत्न करेगा, देश के वन्य जीव और वनों की सुरक्षा का भी प्रयत्न करेगा। तो ये दूसरा वर्ग हो गया जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे दूसरे वर्ग में ही हम आगे बात करेंगे, दूसरा वर्ग हो गया। तीसरे वर्ग की हम बात करेंगे, जिसमें तीसरे वर्ग में जो पंचायती राज, प्राचीन स्मारक एवं न्याय संबंधी निर्देशक तत्वों की बात कही गई, जिसमें कहा गया है अनुच्छेद 40 बड़ा इम्पोर्टेंट है कि राज्य ग्राम पंचायत के गठन का प्रयत्न करेगा और उनको ऐसी शक्तियाँ प्रदान करेगा ताकि वे स्वायत्त आत्मनिर्भर स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सके, आत्मनिर्भर रूप से काम कर सके वे। तो ये अनुच्छेद 40 में प्रावधान किया गया, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उनको ऐसी शक्तियाँ प्रदान करेगा कि वे स्वायत्त शासन इकाई के रूप में काम कर सके। तो उसके बाद हम आगे बात करेंगे अनुच्छेद 49 की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 49 में प्रावधान किया गया है कि राज्य प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक ऐतिहासिक रुचि की वस्तु जिसको संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है उसकी रक्षा करेगी, उसको नष्ट होने, कुरूप बनाने और निर्यात करने से रोकने का प्रयत्न करेगी। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है अगला, जिसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद 50 की, जिसमें कहा गया कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का प्रयत्न करेगा। तो न्यायपालिका बिना कार्यपालिका के दबाव में आए कार्य करे,
इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे चौथे वर्ग की बात करेंगे, जिसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। तो जो अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आपको पता है कि भारत की विदेश नीति को निर्धारित किया गया है। भारत की विदेश नीति को निर्धारित किया गया, विदेश नीति को। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो विदेश नीति को निर्धारित करता है, तो वह अनुच्छेद 51 है। इसमें कहा गया है, तो ये अनुच्छेद 51 हो गया जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व है। जिसमें सबसे पहले कहा गया कि राज्य का मतलब यहाँ भारत से, कि आप राज्य बोल सकते हो, भारत बोल सकते हो, कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए प्रयत्न करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए प्रयत्न करेगा। दूसरे दे रखा है कि राज्य संसार के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। यानी भारत इस प्रकार का प्रयास करेगा कि सभी राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और अच्छे संबंध बने रहें। उसके बाद है कि भारत राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून संधियों के प्रति आदर की भावना बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने का प्रोत्साहन देगा। मध्यस्थता का मतलब बातचीत के माध्यम से, कि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य कोई न कोई विवाद होता ही है, तो इन विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाएं। किसके माध्यम से सुलझाएं? बातचीत के माध्यम से, विचार विमर्श के माध्यम से। तो ये नीति निर्देशक तत्व हो गए, नीति निर्देशक तत्व हो गए, जिनको हमने 4 वर्गों में बांटा है। तो इसमें से कोई सा भी वर्ग आपसे पूछा जा सकता है, अधिकतम 4 नंबर का। उसके बाद हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, महत्व की बात करते हैं। तो महत्व के संदर्भ में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो प्रश्न की जब हम बात करेंगे तो 2018 में प्रश्न पूछा गया 2 नंबर का, कि यदि आप नीति निर्देशक तत्वों के समर्थक हैं तो अपने समर्थन में कोई 2 तर्क दीजिए। 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया। इसके अलावा लेटेस्ट अभी 2020 में 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ये कोई 4 नंबर का पूछा गया, इसका मतलब 4 बिंदुओं का आपको अध्ययन करना है। तो कितने बिंदु हो गए? 4 हो गए, 2020 में पूछा गया। तो पहला है नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। इसमें सबसे पहले बात कही गई है कि शासन के लिए आचार संहिता। किसकी बात कही गई? शासन के लिए आचार संहिता। तो मैंने जब इसका अर्थ बताया था तो उस समय आपको बताया था कि नीति निर्देशक तत्व वो तत्व हैं जिनके माध्यम से लोक कल्याणकारी नीति निर्धारित करते समय राज्य का मार्गदर्शन करते हैं या राज्य के लिए गाइडनर हैं। तो ये एक प्रकार का नियम बना दिया गया है कि कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार हो, वे जब जन कल्याण की नीति बनाएगी तो इन जन कल्याण की नीति बनाते समय इन निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगी। यद्यपि मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 37 के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि ये बाध्यकारी नहीं है, अर्थात सरकार लोक कल्याणकारी नीति बनाते समय यदि इनको ध्यान में नहीं रखे तो सरकार के खिलाफ हम न्यायपालिका में नहीं जा सकते, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है। क्या नहीं है? बाध्यकारी नहीं है या वाद योग्य नहीं है। क्या योग्य नहीं है? वाद योग्य नहीं है। किंतु इनके पीछे जनमत की शक्ति होती है, और जनमत जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। क्यों है? क्योंकि सरकार के जो भविष्य का फैसला जनता अपने मत के माध्यम से करती है। इसलिए कोई भी जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार इनकी अवहेलना का साहस नहीं कर सकती। इसलिए जब भी वे लोक कल्याण की नीति निर्धारित करती है तो इनका अवश्य ध्यान रखती है, इसलिए ये उनके मार्गदर्शन का काम करते हैं। दूसरा है लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा। मैंने आपको पहले बताया कि लोक कल्याण का मतलब है कि ये राज्य का दायित्व होगा कि वे नागरिकों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाए तथा जो आर्थिक विषमता है उसको कम से कम करने का प्रयत्न करे। तभी लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा जो आपको पता है वास्तव में, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना वास्तव में हो सकती है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था संविधान सभा में कि संविधान का उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं है। अब राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कौन करते हैं? मौलिक अधिकार करते हैं, क्योंकि वो बाध्यकारी हैं। मैंने आपको जब आगे अंतर बताए थे तो ये आपको अंतर आगे बताएंगे कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है, जो वीडियो मैंने डाल चुका हूँ पहले। तो उसमें
हम बात करते थे अंतरों की, तो अंतरों में कहा गया था ये कि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अब आपको राजनीतिक लोकतंत्र से तात्पर्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र से तात्पर्य कि बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, निर्वाचित होने का अधिकार है तथा सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार है। तो ये तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं मौलिक अधिकार। लेकिन नीति निर्देशक तत्व तो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। तो आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है कि बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले और इसमें स्त्री और पुरुषों को समान रूप से मिले, स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले और समाज की जो संपत्ति है उसका अहित कर केंद्रीकरण ना हो, यानी आर्थिक विषमता कम से कम हो। तो इस बात के प्रयत्न किया गया था। तथा सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है कि बिना जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को उन्नति के समान अवसर मिले। तो ये आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना का काम करते हैं नीति निर्देशक तत्व। जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है तो लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा अपने आप प्रस्तुत हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं शासन के मूल्यांकन का आधार। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यद्यपि इसको न्यायपालिका में, यानी नीति निर्देशक तत्वों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि जनमत की शक्ति है इनके पीछे, नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। क्योंकि प्रत्येक सरकार अपनी नीतियों को निर्धारित करती है, अपने घोषणा पत्र को लागू करती है 5 साल के अंतर्गत, और 5 साल बाद आपको पता है उसको सरकार को जनता के समक्ष जाना पड़ता है और अपना कार्यों का हिसाब किताब देना पड़ता है। इस प्रकार सरकार के कार्यों का जाँच या जांच, सरकार के कार्यों की सफलता या सफलता को जांचने का मापदंड नीति निर्देशक तत्व ही हैं। इसलिए इनके माध्यम से सरकार के विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन जनता द्वारा किया जाता है। अगर जनता को लगता है कि इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों की अनुपालना में नियम बनाए हैं तो सरकार को जनमत की शक्ति के माध्यम से जनता आगे भी मौका देती है, अन्यथा उनको चेंज करके दूसरी सरकार को अपना जो नीति निर्देशों को लागू करने का जो उनको मौका दिया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे संविधान के क्रियान्वयन में सहायक। तो ये संविधान के क्रियान्वयन में सहायक है क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 4 में, कौन से भाग में? 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका प्रावधान किया गया है। तो जब ये लागू होंगे, क्रियान्वित होंगे, तो आपको होता है संविधान अपने आप क्रियान्वित होगा। तो ये संविधान के क्रियान्वयन में सहायक हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए, क्योंकि अभी आपको मैंने बिंदु बताया कि संविधान के क्रियान्वयन में सहायक हैं। तो संविधान यानी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार ने कौन कौन से नियम बनाए, कानून बनाए, उनका अध्ययन अभी हम करने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहला है भूमि सुधार। आपको पता है आज़ादी से पूर्व जमींदारी प्रथा थी और जमींदारी प्रथा के कारण कुछ जमींदारों के पास ही भूमि हुआ करती थी, तो बाकी लोग भूमिहीन जो श्रमिक किसान थे वे केवल इनके खेतों को जोतने का काम करते थे, ठीक है ना, और उनके ऊपर खेती किया करते थे, उनको उस ज़मीन पर मालिकाना हक नहीं था। इसलिए 1951 में भूमि सुधार के कानून बनाए गए जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। कौन सी प्रथा को समाप्त किया गया? जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि भूमि पर जोतने वाले का अधिकार लागू कर दिया गया और किसानों को सुरक्षा प्राप्त हुई। इसके अलावा इसमें एक बात चौथी और है कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि रख सकता है, इसको भी संसद ने कानून बनाकर निर्धारित किया गया था। इसको बोलेंगे भूमि सुधार के कानून। और भूमि सुधार के कानून का उल्लेख संविधान की 9वीं अनुसूची में किया गया है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे पंचायती राज की बात करेंगे। तो पंचायती राज का मतलब मैंने आपको अनुच्छेद 40 से बताया था कि राज्य ग्राम पंचायत के गठन का प्रयत्न करेगी। इसलिए ग्रामीण पंचायत की बात करेंगे तो हम इसको कॉमन अर्थों में समझ सकते हैं स्थानीय शासन। तो स्थानीय शासन का अर्थ क्या है? स्थानीय लोगों का, स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय लोगों द्वारा शासन क्या कहलाएगा? स्थानीय शासन। और स्थानीय शासन को 2 भागों में बांटते हैं। स्थानीय शासन कितने भागों में बांटते हैं? स्थानीय शासन को 2 भागों में बांटते हैं, ग्रामीण और शहरी।
ग्रामीण और दूसरा कौन सा है, शहरी, दो हैं। तो ग्रामीण के भी 3 स्तर हैं और शहरी के भी 3 स्तर हैं। तो ग्रामीण के जो स्तर हैं, जो ग्राम स्तर पर क्या होती है, ग्राम स्तर पर होती है ग्राम पंचायत। त्रिस्तरीय ग्राम स्तर पर होती है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। उसके बाद खंड स्तर पर होती है, खंड स्तर पर होती है जिला यानी पंचायत समिति, पंचायत समिति। और जिला स्तर पर क्या होती है, जिला स्तर पर होती है जिला परिषद, जिला स्तर पर होती है जिला परिषद। ठीक है। और इस ग्रामीण स्थानीय शासन को पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, पंचायती राज। ये तो हो गया ग्रामीण। अब हम शहर की बात करेंगे तो शहर में होते हैं नगर पालिका, जहाँ छोटे कस्बे हैं वहाँ पर होती है नगर पालिका, नगर पालिका। फिर जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है नगर परिषद और नगर निगम, नगर निगम। नगर निगम 5 लाख तक की जनसंख्या, नगर निगम यहाँ 3 लाख तक जनसंख्या, और यहाँ 10,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या, वहाँ पर क्या होती है, नगर पालिका होती है। तो त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को किया था। किसने किया था, पंडित, जो भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित PM यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने, JL नेहरू ने किया था। कब किया था, 2 अक्टूबर 1959 को किया था। कहाँ पर, सर्वप्रथम भारत में राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहाँ, नागौर जिले में, और बगदरी ग्राम पंचायत में किया था। लेकिन जब उद्घाटन किया था तो इसमें बहुत सारी कमी हो गई। इनका चुनाव कराने वाली कोई संस्था नहीं थी, धन का अभाव था, नियमित समय पर बैठक नहीं होती थी। इन कमियों को दूर करने के लिए 73वें संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ, लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। इसके माध्यम से जो ग्रामीण शासन है इसको क्या दे दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया। ग्रामीण शासन को क्या दे दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा। और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो शहरी शासन है उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। संवैधानिक दर्जा का मतलब संविधान में स्थान दे दिया गया। अब इनके लिए प्रावधान कर दिए गए कि चुनाव कराने वाले राज्य चुनाव आयोग होगा, धन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया गया, ठीक है ना। और आरक्षण का प्रावधान कर दिया, पूरे संविधान में स्थान दे दिया गया इसको प्रभावी रूप से बनाने के लिए। तो उसके बाद इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का उद्घाटन कब, कहाँ, किसने किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी ग्राम पंचायत में किया था। तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से शहरी यानी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। उसके बाद हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करेंगे। तो पंचवर्ष यानी देश के विकास को नियोजन के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए। अब नियोजन क्या है, सोच समझकर सही दिशा में सही तरीके से किया गया कार्य क्या कहलाया जाएगा, नियोजन कहलाएगा। तो नियोजन की प्रेरणा हमने ली सोवियत संघ से। कहाँ से ली, सोवियत संघ से, क्योंकि सोवियत संघ में 1929 में ये मॉडल अपनाया गया था आर्थिक मंदी से पार पाने के लिए, जिसके बहुत बेहतर परिणाम रहे। तो सोवियत संघ से प्रेरणा लेते हुए हमने पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल अपनाया, 5 साल की योजनाओं का मॉडल अपनाया। और इसके लिए आपको पता है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग को गठन किया गया। 15 मार्च 1950 को किसका गठन किया गया, योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग जिसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान समय में इस आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई, यानी 5 साल का कार्य तो 1956 तक चली। अब तक 12 पंचवर्षीय योजना कार्यकाल पूरी कर चुकी है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था 2012 से 2017 तक। लेकिन अब योजनाओं का काम कंप्लीट हो गया, अब नीतियाँ बनती है, नीति आयोग बनाता है। तो नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल
इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी भारत राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था, जिसका आपको पता है 2015 में 1 जनवरी 2015 को जिसका गठन किया गया था, यानी योजना आयोग का स्थान उन्होंने ले लिया था। इसका पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि, जल संसाधन, पशु नस्ल सुधार, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, श्रम, आवास इत्यादि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया इन्होंने, और भारत ने अपने जो सुनिश्चित प्रयास को पूरा किया। उसके बाद हम बात करते हैं कमजोर वर्गों के कल्याण की बात करते हैं। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रयत्न किया गया, जिसमें मैंने आपको बताया प्रतिनिधि संस्थाओं, लोकसभा में एससी के लिए 89 सीट और एसटी के लिए 47 सीट, यानी 84, एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित हैं। इसके अलावा हम जो राजस्थान की विधानसभा में करते हैं, राजस्थान की विधानसभा में एससी के लिए 35 और एसटी के लिए 25 सीट आरक्षित हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो आरक्षण की अवधि को वर्तमान समय में 2030 तक बढ़ा दिया गया, 25 जनवरी 2030 तक आरक्षण को। इसके अलावा जो शहरी और नगरीय स्थानीय शासन है उनमें भी 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है। एससी एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा एससी और एसटी के आर्थिक अन्याय से रोक करने के लिए आपको होता है 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को गठन करके उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा की। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए, तो उसमें वृद्धावस्था पेंशन योजना आएगी, राष्ट्रीय बीमा योजना आएगी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसको मनरेगा बोलते हैं। इसका पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, मनरेगा का पूरा नाम बताओ, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। उसके बाद हम बड़े उद्योगों की राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसमें जीवन बीमा, बैंक, परिवहन, पर्यटन इत्यादि आएंगे। इसके अलावा हम लास्ट में और बात कर लेते हैं कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए सस्ता, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया जटिल होती है, श्रम साध्य, समय साध्य होती है, सही समय पर न्याय नहीं मिल पाता है, न्याय में विलम्ब हो जाना अन्याय के समान, इसलिए न्यायपालिका में सुधार करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई। फास्ट ट्रैक जिनको त्वरित न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, त्वरित न्यायालय। इसके अलावा लोक अदालतों की स्थापना की गई है। और अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के लिए इसमें भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से कार्यक्रम संचालित हो जा रहे हैं, तो सर्व शिक्षा अभियान है और मिड डे मील योजना है। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क कानूनी प्रावधान किए गए शिक्षा के। इसके अलावा भी आपको तय है कि सामाजिक न्याय के लिए संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है।